स्वागत बच्चों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी बीएससी पर। आज हम लोग मैट्रिक के लिए एसएसटी पेपर का जो है ऑब्जेक्टिव लाए हैं। यह श्रृंखला जो है 1 नंबर से लेकर 80 नंबर तक होगा। तो आपको इसमें आंसर लगाए हुआ है, लेकिन आपको देखना है कि कितना आंसर आपको याद है। और यह श्रृंखला तब तक चलते रहेगी जब तक आपका एग्जाम है। और हमारा पूरा विश्वास है कि आपको 50 में 50 नंबर दिलाए जाए। तो चलिए, पहला गान है लॉन्ग मार्शल जो है किस देश का राष्ट्रगान है? जी, फ्रांस का राष्ट्रीय गान है। प्रश्न देखते हैं, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? आपको बता दे, एड्रियानोपुल की संधि हुई थी, जिसके द्वारा जो है स्वतंत्र यूनान की राष्ट्र की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? आपको बता दें, लेनिन के द्वारा नई आर्थिक नीति 1921 में लाई गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट ओवन जो है वह इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक था। अगला प्रश्न देखते हैं, मेंशेविक दल का नेता कौन था? मेंशेविक दल का नेता केरेंस्की था। बोल्शेविक दल का नेता लेनिन था। अगला प्रश्न देखते हैं, किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई? हो ची मिन्ह के। अगला प्रश्न देखते हैं, पाथेट लाओ का संबंध किस देश से है? हिंद चीन से है। बच्चों, हम लाइक सब्सक्राइब करना नहीं कहेंगे। आपको जब यह वीडियो अच्छी लग जाएगी तब आप लाइक सब्सक्राइब और अपने स्टेटस पर यह वीडियो जरूर लगाइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था? आपको बता दें कि यह समझौता जो है पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। जब सांप्रदायिक पंचायत की बात चल रही थी, जब ऐसी बात हो रही थी कि गांधी जी नाराज चल रहे थे अंबेडकर से और गांधी जी अनशन पर बैठ गए थे, तब गांधी जी के अनशन को तोड़वाने के लिए गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ था पूना में, जिसे पुना समझौता कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एडमंड कार्टराइट ने किसका आविष्कार किया था? तो एडमंड कार्टराइट ने पावरलूम का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मिरापुल अखबार किसका प्रकाशन है? तो राजा राम मोहन राय का प्रकाशन है। अगला प्रश्न देखते हैं, विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्ल मार्क्स किसके विचारों से प्रभावित था? तो कार्ल मार्क्स हीगेल के विचारों से प्रभावित था। अगला प्रश्न देखते हैं, भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया? भूमि शांति और रोटी का नारा लेनिन के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक रूसो हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, रूसो एक दार्शनिक था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडियन प्रेस एक्ट कब पास हुआ? इंडियन प्रेस एक्ट 1910 में पास हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस समझौते ने वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया? जनेवा समझौता के द्वारा वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 1914 में भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई? 1914 में भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना थी आपको जर्मनी में। अगला प्रश्न देखते हैं, जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने अपने नाइटहुड की उपाधि लौटाई? बच्चों, जालियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था 1919 में हुआ था, और इस नरसंहार में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी और कई सारे लोग अपनी अपनी उपाधि लौटा रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं, रानी गौडेलियो ने कहाँ आंदोलन का नेतृत्व किया? आपको बता दें, रानी गौडेलियो ने नागालैंड और मणिपुर में आंदोलन का नेतृत्व की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? आपको बता दें कि लाहौर अधिवेशन 1929, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने थे, और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ था। और इसी समय जो है यह कहा गया था, यह 31 दिसंबर 1929 को हुआ था। और इसके बाद ही पूरे भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। को स्वतंत्रता दिवस ना मनाकर जब हम लोग 15 अगस्त को आजाद हो गए तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे, और उसी की याद में आज हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, या उसी दिन को याद करने के लिए मनाया जाता है। खैर, अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल विभाजन कब पास हुआ? बंगाल विभाजन 1905 में पास हुआ था और बंगाल विभाजन 1911 में रद्द हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस मिट्टी में उर्वरता सबसे कम है? आपको बता दें कि उर्वरता जो है वह लेटेराइट और मरुस्थलीय दोनों मिट्टी में कम होता है, लेकिन मरुस्थलीय मिट्टी में सबसे कम होती है। निम्न में से कौन सा उच्च कोटि का लौह अयस्क है? निम्न में से कौन सा उच्च कोटि का लौह अयस्क है? बच्चों, मैग्नेटाइट जो है वो सबसे अच्छा लौह अयस्क माना जाता है। वैसे बता दें कि लौह अयस्क जो होता है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लिमोनाइट और सीडेराइट, ये 4 प्रकार के लौह अयस्क होते हैं, लेकिन आपके बुक में 3 ही दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं,
सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? जामनगर में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में किसे मानकर धरातल की ऊंचाई मापी जाती है? तो जो धरातल की ऊंचाई होती है, जो धरती पे किसी चीज की ऊंचाई होती है, वह सागरीय तल को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में किसे बाढ़ का देश कहा जाता है? तो याद रखिएगा, भारत नहीं मारना है, बांग्लादेश में सबसे ज्यादा बाढ़ आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ओडिशा में है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देखते हैं, सागर सम्राट क्या है? सागर सम्राट जो है मुंबई में तेल निकालने का एक जहाजी बेड़ा है, जहां से तेल निकाला जाता है। यह जो है बहुत बड़ा यंत्र है। आपको बता दें, तेल का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के उच्च ताप से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी को धरती भी कहा जाता है, तो भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा इस्पात केंद्र समुद्र के निकट स्थित है? तो आपको बता दें, निम्न में से कौन सा इस्पात केंद्र समुद्र तट के निकट है? तो वह होगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो है वह जो है समुद्री तट के निकट स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा व्यापारिक फसल है? तो आपको बता दें, चाय भी व्यापार के लिए किया जाता है, कहुआ भी और रबर भी, क्योंकि आप इसको घर में ज्यादा प्रयोग नहीं कर सकते हैं, बेचने के लिए लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र सबसे पहले स्थापित किया गया था? तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र सबसे पहले स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है? तो आपको बता दें, ज्वार की जो खेती होती है वो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होती है, इसके बाद राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा सामुदायिक संसाधन है? तो आपको बता दें, जो पंचायत भवन होता है वह सामुदायिक संसाधन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भूसंकलन प्रबंध क्षेत्र में ढलान पर मकान का निर्माण करना एकदम गलत है, क्योंकि भूसंकलन होता है जमीन का खिसकना, और यहाँ पर अगर आप मकान बनाएंगे तो यहाँ पर मकान गिरने का चांस होता है, इसलिए यहाँ पर मकान नहीं बनाया जाता है। तो आप देखिए, यहाँ पर अनुचित होगा ऑप्शन में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा प्राकृतिक आपदा है? आपको बता दें कि चक्रवात भी प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी और भूसंकलन भी, यानी सभी प्राकृतिक आपदा है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला तांबा प्रगलन संयंत्र भारतीय तांबा निगम द्वारा कहाँ स्थापित किया गया? तो घाटशिला में यह स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? तो याद रखिएगा, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन होगा वह सबसे अच्छा होगा, जैसे एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे एंथ्रासाइट कोयला भारत में नहीं पाया जाता है, बल्कि बिटुमिनस को ही एंथ्रासाइट बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? आपको पता होगा, बाघ परियोजना सन 1973 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? मेघालय के मानसीन राम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, और पहले जो है मानसीन राम से पहले मेघालय में चेरापूंजी हुआ करती थी, जहां सबसे ज्यादा वर्षा हुआ करता था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसे जल गोलार्ध कहा जाता है? आपको बता दें, पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया है, एक स्थल गोलार्ध और एक जल गोलार्ध। स्थल गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध को कहा जाता है, और जल गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1973 से पूर्व कर्नाटक को किस नाम से जाना जाता था? तो 1973 से पहले कर्नाटक को जो है मैसूर के नाम से जाना जाता था, मैसूर के नाम से। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायत सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, बेल्जियम में जनसंख्या का सबसे बड़ा भाग कौन सा भाषा बोलता है? तो आपको बता दें, बेल्जियम में जो है डच भी बोला जाता है और फ्रेंच भी बोला जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है डच का प्रयोग करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? विदेशी मामला, बैंकिंग और मुद्रा वह संघ सूची का सब्जेक्ट है, लेकिन कानून व्यवस्था जो है, जैसे पुलिसिया व्यवस्था जो है, वह संघ सूची का नहीं है, वह राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न देखते हैं, लिच्छवी गणतंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो बिहार के वैशाली में लिच्छवी गणतंत्र की स्थापना हुई। जो विधायक और सांसद होते हैं वह अपने दल को छोड़कर दूसरी पार्टी में मिल जाते थे, इसलिए दल बदल कानून लाया गया था, 10वीं अनुसूची के द्वारा इसे जोड़ा गया था। आपको बता दें, यह सांसद और विधायकों पर लागू होता है, राष्ट्रपति कभी भी दल बदल नहीं कर सकते हैं, उपराष्ट्रपति भी नहीं करते हैं। याद रखिए बच्चों, कि जिस प्रकार से आपके पीछे मेहनत किया जा रहा है, ताकत के साथ, याद रखिए, परीक्षा हॉल में जाने के साथ आप 40 में 40 लाए, इसके लिए मेहनत की जा रही है। इसके लिए आपको लाइक और सब्सक्राइब से मन बढ़ाना होगा, ताकि हम और वीडियो आपके लिए ला सके। अगला प्रश्न देखते हैं,
न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र विषय संविधान को किस अनुसूची में उल्लिखित किया गया है? तो आपको बता दें न्यायपालिका का कार्य क्षेत्र जो है 12वीं अनुसूची में उल्लिखित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई? तो पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत राजस्थान के नागौर से हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नाइजीरिया में संघीय व्यवस्था की स्थापना 1950 में हुई थी। दोस्तों, नाइजीरिया में संघीय व्यवस्था की स्थापना 1950 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन है? तो काशीराम के द्वारा बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कानून लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने के लिए सशक्त बनाता है? ये जो है आपको सूचना का अधिकार कानून है, जो कि 2005 में आया था। इसके द्वारा कहीं भी कोई भी चीज बन रहा है तो आप उसकी सूचना मांग सकते हैं, यानी वहां पर जो है कितना एस्टिमेट का काम किया गया है ये सारी सूचना आपको मिल जाएगी। यह जो है लोकतांत्रिक सुधार का सबसे बड़ा, लोकतांत्रिक व्यवस्था को सबसे सशक्त बनाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे माना जाता है? तो जो मीडिया होता है दोस्तों, जो प्रेस मीडिया होता है, वह लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। बच्चों, जिस प्रकार से आपको पढ़ा रहे हैं, जिस प्रकार से आपके पास कंटेंट ला रहे हैं, याद रखेगा यह आपके लिए जो है मील का पत्थर साबित होगा। और यह जो है इतना मेहनत करने के बाद, यानी ऑफलाइन क्लास लेने के बाद फिर ऑनलाइन क्लास के लिए इतना मेहनत करने के बाद यह लाया जा रहा है। इसके पीछे कई टीम होते हैं, तो बच्चों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न देखते हैं, 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारत को कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था? याद रखिएगा, जब 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, फजल अली आयोग भी से कहा जाता है। और फजल अली आयोग के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? याद रखेगा, जब 1977 में चुनाव हुआ और 1977 में इंदिरा गांधी खुद अपने पद से हार गई थी और लोकसभा चुनाव हार गई थी, तब जनता पार्टी की सरकार बनी थी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं, एक दलीय प्रणाली किस देश में है? याद रखिएगा, चीन में बच्चों एक दलीय प्रणाली है। भारत में तो बहुदलीय है, ब्रिटेन में भी 2 दलीय है, अमेरिका में भी 2 दलीय है। तारिक विरोधी आंदोलन किन के द्वारा चलाया गया था? तो तारिक विरोधी जो है महिलाओं पर काफी अत्याचार होता था, इसलिए आंध्र प्रदेश के दुबरगट्टा आंध्र प्रदेश में ही यह आंदोलन चला था महिलाओं के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है? तो ग्राम सभा जो होती है वह पंचायत की व्यवस्थापिका है, और ग्राम सभा जो है वह एक ऐसा इकाई है जो स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश है? या तो फिर उत्तराखंड राज्य है, गोवा राज्य है, नागालैंड राज्य है, लेकिन जम्मू कश्मीर जो है वह अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था क्या कहलाती है? तो यह अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसमें लोग अपने जीवन यापन के बारे में, शिक्षा, स्वास्थ्य सब के बारे में सोचते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बैंकिंग को किस क्षेत्र में शामिल किया गया है? तो यह जो है बैंकिंग को यहाँ पर वियक क्षेत्र लिखा गया, वियक नहीं होगा, तृतीयक क्षेत्र होगा, तृतीयक क्षेत्र में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से निम्न में किस देश का स्थान सर्वोपरि है? नार्वे का। बच्चों, नार्वे का स्थान सबसे आगे है। नार्वे जो है मानव विकास सूचकांक में स्वास्थ्य, शिक्षा ये देखा जाता है, ये सर्वोपरि है नार्वे का। आर्थिक विकास की माप का सबसे उचित सूचकांक क्या है? तो मानव विकास सूचकांक, यानी मानव कितना विकास किया है, कितना डेवलप किया है, यह मानव विकास सूचकांक के द्वारा दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी नहीं मारना है, पीसी महालनोबिस मारना है। पीसी महालनोबिस जो है उसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में किसकी गणना राष्ट्रीय आय में नहीं की जाती है? तो याद रखिएगा, मध्यवर्ती वस्तु जो होती है उसकी गणना राष्ट्रीय आय में नहीं की जाती है, क्योंकि इसकी गणना पहले ही कर ली जाती है, इसलिए मध्यवर्ती वस्तु की गणना राष्ट्रीय आय में नहीं की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंगापुर की मुद्रा क्या है? सिंगापुर की मुद्रा बच्चों डॉलर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक सहकारी साख समिति किस प्रकार का वित्त प्रदान करती है? तो प्राथमिक सहकारी समिति जो है यह कुछ समय के लिए लोन देती है, यानी अल्पकालीन ऋण देती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा खाता सामान्यतः व्यापारी तथा बड़ी संस्थाओं द्वारा खुलवाया जाता है? तो आप जान लीजिए, जो व्यापारी होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वह चालू खाता यानी करेंट खाता खुलवाते हैं, और हम जैसे मध्यम वर्गीय परिवार जो है वह सेविंग अकाउंट खुलाते हैं, यानी बचत खाता खुलवाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं,
किस क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या सबसे बड़ा, कार्यशील जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा कार्यरत है? तो कृषि क्षेत्र में जो है कार्यशील जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा है। अगला प्रश्न देखते हैं। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 2004 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो शिक्षा जो है वह गैर आधारभूत संरचना। सरकार की नई आर्थिक नीति का अंग निम्नलिखित में क्या है? तो सरकार की जो नई आर्थिक नीति का अंग है, आपको बता दें 1991 में से अपनाया गया था। निजीकरण, आर्थिक निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण। आपको बता दिया 1991 में अपनाया गया था। और इस समय प्रधानमंत्री जो थे वह पीवी नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री जो थे वह मनमोहन सिंह थे। और इन्हीं के द्वारा नई आर्थिक नीति लाया गया था, जिसको कहा जाता है एलपीजी नीति। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, 24 दिसंबर को बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं। किस अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर केवल निजी व्यक्तियों का अधिकार है? किस अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर केवल निजी व्यक्तियों का अधिकार है? याद रखिएगा, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है उसमें जितना भी उत्पादन होता है उस पर निजी व्यक्तियों का ही अधिकार होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सारी चीजों पर सरकार का अधिकार होता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों का अधिकार होता है, सरकार का भी और निजी व्यक्तियों का भी अधिकार होता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में भारत में आर्थिक नीति निर्धारण कौन करता है? तो वर्तमान में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है और नीति आयोग ही नीति का निर्धारण करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर कौन है? तो याद रखिएगा, जो बैंकों का बैंक होगा वही जो है शीर्ष पर होगा बैंकिंग प्रणाली में, और वह है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी। याद रखिए बच्चों, जब हम इतना मेहनत कर रहे हैं और इसके लिए आपको क्या करना है ये आपको पता है, और आप कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा।